हेलो गाइस। जय श्री कृष्ण। आज हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह पार्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेल बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। इस टॉपिक से विभिन्न एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे CSIR, नीट, लाइफ साइंस से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और विभिन्न जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अतः ये जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता क्या है, तो कोई भी कोशिका जो होती है उसके सबसे बाहर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्तर पाया जाता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसका मतलब ये कुछ अणुओं को अपने से बाहर जाने देती है और कुछ अणुओं को इससे पार होके कुछ अणु कोशिका के अंदर आते हैं। कोशिका से कुछ अणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पार होकर बाहर जाते हैं और कुछ अणु कोशिका के अंदर आते हैं। ये कोशिका के बाहर और अंदर आयनों का जो संतुलन है, अणुओं का जो संतुलन है, उसी को हम बनाए रखने की जो बात है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पासिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी एटीपी की नीड नहीं होती है। यहाँ पर एटीपी का खर्चा नहीं होता है अणुओं को ट्रांसपोर्ट करने। ये सांद्रता प्रवणता के अनुसार अणु का ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहीं अगर अपन एक्टिव की बात करते हैं तो इसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, देखो पासिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ये डिफ्यूजन हो रहा है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का आदान प्रदान हो रहा है। और वहीं अगर फैसिलिटी डिफ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ कैरियर प्रोटीन्स वगैरह जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर एटीपी का खर्चा होता है। ये एक एटीपी का यूज करके कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट झिल्ली के आर पार ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य काम कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करना है, जिसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पदार्थों का यह ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा झिल्ली में मौजूद छिद्र के साइज से नियंत्रित होता है। प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, जो सोलवेंट को निकलने देती है लेकिन सोल्यूट को नहीं। अभी मैंने बोला था कि अर्धपारगम्य होती है तो कुछ को तो निकलने देती है झिल्ली से होके और कुछ को नहीं निकलने देती है। तो ये सोलवेंट जो होते हैं, सोलवेंट को तो जाने देती है और सोल्यूट जो होते हैं उनको नहीं जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली जरूरी पदार्थ को कोशिका के अंदर आने देती है और अनचाहे पदार्थ को कोशिका से बाहर भेजती है। प्लाज्मा झिल्ली इस विशेषता को चयनात्मक पारगम्यता कहते हैं, सिलेक्टिव परमेबिलिटी कहते हैं। मतलब ये चयन करिए, कुछ अणुओं को तो अंदर आने दे रही है और कुछ अणुओं को नहीं आने दे रही। इसका मतलब ये क्या कर रही है, चयन कर रही है, सिलेक्शन कर रही है। इसलिए हम इसको सिलेक्टिव परमेबिलिटी भी कह सकते हैं इसकी इस प्रॉपर्टी को। प्लाज्मा झिल्ली के जरिए पॉपच मेटाबोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरीकों से होता है। मतलब प्लाज्मा झिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी अलग अलग तरीके से होता है। देखिए अपन अभी बताया था कि दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पासिव और एक होता है एक्टिव। चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, उससे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर हमें एटीपी नहीं चाहिए होती है और एक्टिव के अंदर हमें एटीपी का खर्चा करना पड़ता है ट्रांसफर कराने के लिए। जो एक्टिव ट्रांसफर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसफर और होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में डायरेक्टली एटीपी को खर्च किया जाता है और सेकेंडरी में इनडायरेक्टली प्राइमरी से जो प्राप्त एटीपी होती है उसका खर्चा करके अणु का आदान प्रदान या ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट आगे तीन प्रकार के हो सकते हैं। काउंटर ट्रांसपोर्ट, जिसको हम एंटीपोर्ट या एक्सेंचर कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट और यूनिपोर्ट। जो काउंटर ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि ये जो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक अणु इधर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर
कोशिका के अंदर आता है और दूसरा अणु जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर कोशिका के बाहर जाता है। तो इसको हम एंटी ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दो अलग अलग अणु दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं। वहीं अगर हम सिम्पोर्ट की बात करते हैं तो ये जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के अणु एक साथ कोशिका के अंदर आ रहे हैं एक ही दिशा में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट बोलते हैं। यूनिपोर्ट का मतलब होता है कि कोई एक ही प्रकार का अणु एक ही दिशा में कोशिका के अंदर आ रहा हो, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो गए तो उसको अपन बोल देते हैं यूनिपोर्ट। अब हम बात करते हैं पासिव। पासिव जिसमें अपने को एटीपी की जरूरत नहीं होती, तो ये किस पे काम करते हैं? ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर काम करते हैं। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होती है? सांद्रता प्रवणता। सांद्रता प्रवणता दो तरीके से हो सकती है, या तो हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अणुओं का मूव। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है तो इधर से जो अणु होंगे वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ऐसा देखने को मिलता है। चलिए, ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अपना डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम प्लांट के अंदर अलग से पढ़ते ही कि ऑस्मोसिस क्या होती है। तो ये अपन डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन भी आगे तीन प्रकार का हो सकता है: फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और नॉन आयनिक डिफ्यूजन। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर काम करता है। फैसिलिटेटेड का मतलब यहाँ पर हमको कोई भी कैरियर प्रोटीन वगैरह लगाने पड़ेंगे जिसकी सहायता से अणु का आदान प्रदान हो सकते हैं। और नॉन आयनिक डिफ्यूजन, इसमें किसी भी आयन को छोड़ के दूसरे जो भी अणु होते हैं, जैसे सॉल्यूट हो जाए, सॉल्वेंट हो जाए, उनका अगर अपन ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का अगर अपन ट्रांसफर करा रहे हैं तो वो अपने नॉन आयनिक डिफ्यूजन के अंदर आ जाता है। चलिए अब इनको अच्छे से देखते हैं। तो पासिव ट्रांसपोर्ट क्या के बारे में पढ़ते हैं। तो निष्क्रिय परिवहन, इसको हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन एक तरह का मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ सब्सटेंस को ले जाने के लिए ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। ऊर्जा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है, तो एटीपी की जरूरत नहीं होती है। प्लाज्मा झिल्ली के पार उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में अणुओं की गति को निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। अभी बताया कि जहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पर अणुओं की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, वहां से ट्रांसपोर्ट होगा कम कंसंट्रेशन की ओर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? निष्क्रिय परिवहन, जिसमें हमें कोई भी एटीपी की खर्चा नहीं लगेगा। पासिव डिफ्यूजन जो होता है वो आगे दो प्रकार का होता है, एक तो सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो इसके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे अणु हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो कैसी है? बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगी वो कैसी होगी? इन अणुओं के यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होगी, वहाँ पर इधर, जबकि साइटोसोल के अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो बाह्य पर्यावरण से अणु जो होंगे वो धीरे धीरे साइटोसोल के अंदर आएंगे। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सरल विसरण विलेय की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक निष्क्रिय गति है, जब तक कि विलेय की सांद्रता पूरी तरह से एक समान न हो जाए और संतुलन पर न पहुंच जाए। सरल विसरण निष्क्रिय परिवहन का एक रूप है जिसके लिए कोशिका की एटीपी ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर भी एटीपी का कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। देखो, सिंपल डिफ्यूजन को हम इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से लगाकर और यहाँ तक ये क्या है? अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ये बाहरी आउटर साइड ऑफ सेल है और ये है इनर साइड ऑफ सेल्स है। तो बाहर की तरफ अगर O2 की कंसंट्रेशन हाई है तो वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, माना कि O2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कम है। ये तब तक अंदर आते रहेंगे जब तक दोनों तरफ जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो बराबर ना हो जाए। और वैसे ही CO2 का दिखा रहे, दोनों तरफ अगर बराबर हो जाता है तो सिंपल डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है। फिर उसमें अपने को नहीं करने की जरूरत, इसको सरल विसरण भी कहते हैं। ठीक, अपने आगे
पढ़ लेते हैं इसको। क्या लिखा कि सरल विसरण का ऐसा रूप है जिसमें झिल्ली प्रोटीन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। एक तरह का विसरण ही है जिसमें हमें कोई झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। कण या पदार्थ उच्च उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। हालांकि इसकी गति के लिए झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, जो पदार्थों को प्लाज्मा झिल्ली से गुजरने में मदद करती है। भी अपन ने बात करी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो कुछ अणुओं को आने देती है और कुछ अणुओं को नहीं आने देती। जैसे सिंपल डिफ्यूजन में अपन पढ़ रहे थे ना कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, तो सिंपल डिफ्यूजन में वही अणु प्लाज्मा झिल्ली के पार आ सकते हैं जो कि पूरी तरह से प्लाज्मा झिल्ली को भेद के कोशिका के अंदर आ सकते हैं, या फिर प्लाज्मा झिल्ली को भेद के कोशिका से बाहर जा सकते हैं। बाकी जो दूसरे अणु होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली के पार नहीं जा सकते, उनके लिए हमें यहाँ पर कुछ फैसिलिटेटर्स लगाने पड़ेंगे। उन फैसिलिटेटर की सहायता से वो अणु प्लाज्मा झिल्ली के आर पार जा सकते हैं और कोशिका में अणुओं का परिवहन करवा सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि देखो, सुगम विसरण फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें झिल्ली के आर पार किसी भी दिशा में अणुओं की गति को सुगम बनाने के लिए झिल्ली प्रोटीन, चैनल और वाहक का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बोला ऐसे कुछ फैसिलिटी देनी होगी, तो कुछ तो ये चैनल बना सकते हैं या फिर अपन वाहक लगा सकते हैं, जिसके द्वारा क्या हो कि झिल्ली के आर पार हम अणुओं का आदान प्रदान करवा सकते हैं। इस प्रकार के विसरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें भी कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और यह सांद्रता प्रवणता के साथ होता है, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। इसका एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो इरिथ्रोसाइट में ग्लूकोज का परिवहन सुगम विसरण का एक अच्छा उदाहरण है। इरिथ्रोसाइट आरबीसी जो होती है, अपने आरबीसी के अंदर ग्लूकोज का जो ट्रांसफर होता है, परिवहन होता है, उसको वो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो जाएगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर अपन डायग्राम में देखें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसा हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाइंड होके फिर इस साइड में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये जो बीच में हमने लगाया है, या तो ये चैनल हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, कोई वाहक हो सकता है। सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन क्या होता है? हमें भी पता है कि एटीपी की जरूरत होती है। अगर हम एक एटीपी का खर्चा करके अणुओं का ट्रांसफर कराते हैं तो उसको सक्रिय परिवहन कहते हैं। चलिए हम इसको डायग्राम में देखते हैं। ये तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, जहां पर एक अणु बाहर पकड़ता है और इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ चैनल लगाकर ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि अपन ने इसमें एनिमेशन में देखा था। अब हम बात कर रहे थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम एनिमेशन में देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो, एनर्जी को यूज करके अणुओं का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और इस तरह से बीच में चैनल लगा हुआ है। जैसा इसमें एनिमेशन में आपको इजीली दिख रहा होगा कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर की साइड में इस तरह से अणुओं का ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पे अभी आपने देखा कि यहाँ पे कुछ अणु जो थे उनका ट्रांसपोर्ट एक एटीपी एनर्जी के रूप में यूज करके और यहाँ पर करवाया था, और इधर से कुछ अणुओं का ट्रांसफर ऐसा हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सांद्रता प्रवणता के विपरीत कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में अणुओं और आयनों की गति को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। कि जहां पर ये कह रहा है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो आयनों की कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा क्या है, हाई है, और यहाँ पर बहुत कम है, लो है। फिर भी हम यहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटी दे दे और क्या कर दे, एटीपी को खर्च कर ले, एटीपी को खर्च कर ले, तो क्या होगा, इस कम सांद्रता से भी अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का परिवहन हो जाएगा, जैसा कि अभी अपने एनिमेशन में देखा ही था।
ऊर्जा के इनपुट का उपयोग करके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में परिवहन होता है। यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। जो हमें एनर्जी चाहिए एटीपी की फॉर्म में, वो एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। पदार्थ स्वयं नहीं चलते, लेकिन उन्हें झिल्ली में मौजूद कुछ वाहकों द्वारा ले जाया जा सकता है। ये वाहक मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। जो वाहक होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। परिवहन के इस रूप में ऊर्जा और वाहकों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक सक्रिय परिवहन में एटीपी हाइड्रोलाइसिस द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सीधे परिवहन के लिए किया जाता है। प्राथमिक सक्रिय परिवहन, हमने पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो अब हम किसको पढ़ेंगे? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? आमतौर पर एटीपी हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके अणु को उनकी सांद्रता के विपरीत गति प्रदान करते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है? कंसर्न और इधर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अणुओं की कंसंट्रेशन है और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर कम कंसंट्रेशन है। यहाँ पर अपन एक प्रोटीन वाहक के रूप में लगा लिया, जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जाएगी और यहाँ से हम इन अणुओं का ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। इन अणुओं में कौन हो सकता है? सोडियम हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकते हैं। ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत ले जाया जा सकता है। तो आमतौर पर एटीपी हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके अणु को उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत गति प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में प्रोटीन पंप शामिल होते हैं जो आकार बदलने और आयनों जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि जैसे पदार्थों को झिल्ली के आर पार ले जाने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देखो, सोडियम के 3 अणु एटीपी का यूज करके कोशिका के बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम के 2 अणु एटीपी डिसोशिएट होने के बाद कोशिका के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे एनिमेशन में आप साफ देख पा रहे हो कि 3 अणु जो हैं वो इस तरह से बाहर निकल गए हैं सोडियम के, और 2 अणु पोटेशियम के अंदर की ओर मूव कर पा रहे एटीपी का यूज कर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोडियम पोटेशियम पंप, जो एटीपी का उपयोग करके 3 सोडियम आयनों को कोशिका से बाहर और 2 पोटेशियम आयनों को कोशिका के अंदर पंप करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप के कार्य क्या होते हैं? तो कोशिका झिल्ली में विद्युतीय रासायनिक प्रवणता को बनाए रखता है, जो तंत्रिका आवेगों जैसे कई कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये न्यूरॉन्स में काम करता है ना, सोडियम पोटेशियम पंप, जहाँ पर हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने के लिए काम आता है। मेम्ब्रेन सॉरी तंत्रिकीय आवेग बनाने में मदद करता है। प्रयुक्त एटीपी अणु के लिए पंप 3 सोडियम आयनों को कोशिका से बाहर और 2 पोटेशियम आयन को कोशिका के अंदर ले जाता है। अब हम द्वितीयक सक्रिय परिवहन की बात करते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसी अन्य पदार्थ को उसकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत गति देने के लिए विद्युतीय रासायनिक प्रवणता से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है। यह प्रवणता एक अलग प्रक्रिया है, प्रायः प्राथमिक सक्रिय परिवहन द्वारा निर्मित होती है, जिसके लिए ऊर्जा जैसे एटीपी की आवश्यकता होती है। जो प्राइमरी के अंदर जो भी हमें एटीपी रखी थी ना, उसी एटीपी का यूज करके ये अणु का ट्रांसपोर्ट करवा लेता है सेकेंडरी। ये मेनली कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का हो सकता है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट के अंदर एक ही प्रकार के अणु का ट्रांसफर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। वहीं अगर हम सिम्पोर्ट की बात करें तो 2 अलग अलग प्रकार के अणुओं का ट्रांसफर एक साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर कोशिका द्रव्य में आता है। वहीं एंटीपोड की बात करें तो एक प्रकार के जो अणु होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर कोशिका द्रव्य में आते हैं और दूसरे प्रकार के जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए बाह्य बाह्य वातावरण में आते हैं। इसको हम एंटीपोड कहते हैं। अभी हमने सोडियम पोटेशियम जो पंप पढ़ा था वो एक तरह का किस्सा पंप था।
एंटीपोडी था। यूनिपोड मूवमेंट, एक ही प्रकार का अणु झिल्ली के पास स्वतंत्र रूप से गति करता है। डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, अभी देखा था एक ही प्रकार का अणु आया था और वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। उदाहरण, ग्लूट ट्रांसपोर्टर के माध्यम से ग्लूकोज का संचालन एक यूनिपोड है। सिम्पॉट, सिम्पॉट मूवमेंट, दो भिन्न अणुओं का एक साथ परिवहन होता है। अभी अपन ने पढ़ा कि जो दो भिन्न भिन्न अणु होते हैं उनका एक साथ परिवहन होता है तो उसको हम सिम्पॉट करते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, दोनों अणु एक ही दिशा में गति करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, जिसको SGLT भी कहते हैं, जहां सोडियम और ग्लूकोज एक ही समय में कोशिका में पहुंचाए जाते हैं। फिर बात करते हैं एंटीपोड। एंटीपोड जो होता है इसमें मूवमेंट, दो विभिन्न अणुओं को एक साथ परिवहन होता है। डायरेक्शन, अणु विपरीत दिशा में गति करते हैं। उदाहरण, सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को कोशिका के बाहर ले जाता है जबकि पोटेशियम को कोशिका के अंदर ले जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जनरेशन है